एक करोड़पति महिला जैसे ही अपनी सहेली के साथ एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठकर जाने ही वाली होती है, तो वहीं पर एक भिखारी जो कचरे में से खाना उठाकर खा रहा था, वो जाकर उनकी खिड़की पर नॉक करता है और कहता है कि मैडम, काफ़ी दिनों से भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं भी पेट भर खाना खा सकूँ। अब इसके बाद उन दोनों में कुछ बातें होती है और बातें होने के बाद जो वो करोड़पति महिला थी वह अपनी सहेली को उस गाड़ी से उतार देती है और उस भिखारी को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। दोस्तों, कौन थी ये करोड़पति महिला और किस वजह से इसने इस भिखारी को अपने साथ बैठाया था? पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये कहानी है नासिक के रहने वाले रितु और मंगेश की, जिनकी अभी अभी शादी हुई है और शादी होने के बाद रितु मंगेश के घर दुल्हन बनकर आए हैं। वहाँ आने के बाद धीरे धीरे समय बीतता है और शादी को 5.5 दिन ही होते हैं और 5.5 दिन बाद रितु को पता चलता है कि उसका पति शराब पिया करता है और शराब पीने के साथ साथ उसकी कुछ दोस्ती ऐसे लोगों से है जो बिल्कुल भी उसका अच्छा नहीं चाहते। अब इसके बाद रितु मंगेश को समझाने लगती है, कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, हमारी नई नई शादी हुई है, अभी हम अपने जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह करना चाहिए। लेकिन जो मंगेश होता है उसको यह बात उल्टी लगती है और वो अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगता है। शादी को 5 ही दिन हुए थे और रितु जैसे ही देखती है कि उसका पति उससे लड़ाई कर रहा है, उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपने पिता के पास फ़ोन करती है। पिता से कहती है कि पिताजी, ये तो इस तरह से मेरे से लड़ाई कर रहा है, मैंने इसे शराब पीने के लिए मना किया है, लेकिन ये उल्टा मेरे ही साथ लड़ाई कर रहा है और इसकी दोस्ती कुछ ऐसी लोगों से है जो इसको बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन तब भी इस बात को नहीं मान रहा है। अब इस बात को उसके पिता सुनते हैं तो कहते हैं कि बेटी, कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, कुछ दिनों बाद तुम्हारी बातें मानने लगेगा। इसके बाद रितु कुछ दिन और एडजस्ट करने की कोशिश करती है और धीरे धीरे मंगेश को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मंगेश उसकी एक बात नहीं सुनता और जैसे ही शादी को 3-4 महीने बीतते हैं तो 3-4 महीने बाद मंगेश रितु के ऊपर हाथ उठाने लगता है। अब ऐसे एक दिन मंगेश को रितु समझा रही थी तो उसी टाइम पर जो मंगेश होता है वो रितु पर हाथ उठा रहा था और हाथ उठाते हुए एकदम से उसे धक्का मार देता है। मंगेश ने शराब पी रखी थी और धक्का मारने के बाद वो वहाँ से चला जाता है अपने उन्हीं दोस्तों के साथ जिनके साथ वो शराब पिया करता था। धक्का लगने की वजह से रितु जमीन पर गिर गई थी और उसके सर से खून बहने लगता था। अब यह बात रितु से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने पिता से फ़ोन कर देती है कि पिताजी, अब इस घर में मैं 1 सेकंड नहीं रुकूंगा। आज इन्होंने मुझे धक्का दिया और धक्का देने के कारण मेरे सर से खून निकल रहा है और इस तरह से तो किसी दिन मुझे जान से मार देंगे। अब इसके बाद पिता अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रितु अपने पिता से साफ साफ इनकार कर देती है क्योंकि रितु पढ़ी लिखी थी और वो नहीं चाहती थी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो अपनी पत्नी की फीलिंग को ना समझ सके। इसके बाद रितु के पिता उसे लेने के लिए आ जाते हैं। रितु अपने पिता के पास चली जाती है और वहाँ पर रहकर अपने पति मंगेश का वहाँ पर आने का वेट करने लगती है। लेकिन दोस्तों, मंगेश अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में और शराब पीने में इतना वक्त होता है कि उसे अपनी गृहस्थी के बारे में कोई भी खबर नहीं रहती। वो बिल्कुल भी रितु को लेने के लिए नहीं जाता है और जब एक दिन रितु वहाँ से उसके पास फ़ोन करती है तो वो उससे साफ साफ
कह देता है कि अगर मेरे घर में तुम्हें रहना है तो तुम्हें नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। इस तरह से जिस तरह से तुम मुझ पर हुक्म चला रही हो, इस तरह से मैं तुम्हें नहीं रख सकता। अब इसके बाद रितु भी अपनी उम्मीद को छोड़ देती है और कोर्ट में तलाक का केस डाल देती है। कुछ दिनों तक कोर्ट में तलाक का केस चलता है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद मंगेश अपने घर है और रितु अपने घर है। अब रितु जो कि पढ़ी लिखी थी और शादी के बाद जैसे ही उसका तलाक हुआ था तो इस बात के बारे में सोच कर उसका मन कहीं पर भी नहीं लगता है। तो वो अपनी बुआ के पास चली जाती है और वहाँ पर रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैं काम करूँगी तो मेरा मन बच जाएगा। इस वजह से उसने कंपनी में जॉब की थी और धीरे धीरे वहाँ पर काम करने लगती है। और काम करते करते होता भी यही है, उसका मन बढ़ जाता है और उस कंपनी के अंदर उसकी एक सहेली बनती है जिसका नाम होती है संगीता। अब संगीता और रितु दोनों ही पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और दोनों ने ही सिलाई कढ़ाई का कोर्स कर रखा था, यानी कि सिलाई कढ़ाई का जो डिप्लोमा होता है दोनों ने ही कर रखा था। तो इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातें करती है और बातें करने के बाद वो सोचती है कि कब तक इस कंपनी में जॉब करेंगे। इससे अच्छा होगा कि अपनी एक बुटीक खोले और बुटीक खोलने के बाद अपना ब्रांड लॉन्च करे, क्योंकि पढ़ी लिखी तो वो थी ही और साथ में उन्हें सिलाई कढ़ाई का काम भी अच्छी तरह से आता है। इसके बाद रितु और संगीता दोनों मिलकर एक दुकान किराए पर लेती है और उसके अंदर अपना सिलाई सेंटर खोल देती है। उन्होंने अपने ब्रांड की लॉन्चिंग कर दी और लॉन्चिंग करने के बाद धीरे धीरे उनका ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है। अब रितु के तलाक को 5 साल हो गए थे और इन 5 सालों के बीच में रितु ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। उसका जो ब्रांड था उसकी फ्रेंचाइजी जगह जगह खुल गई थी और लोग उसके ब्रांड की क्वालिटी के पीछे पागल हुआ करते थे और जितना भी वो माल बनाया करती वो सुर्खियों में उठ जाया करता। अब उसकी कई सारी दुकानें थी जिनको वो खुद ऑपरेट किया करती और साथ में अपनी फ्रेंचाइजी भी बता करती थी। इन 5 सालों में उसके पिता ने उससे कई बार कहा था कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन रितु ने शादी से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसे पहली शादी से इतना बड़ा सदमा लगा था। उससे निकालने के लिए उसे कई साल लग गए थे। तो वो अपने पिता से मना कर देती है कि पिताजी मुझे शादी नहीं करनी, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ और इसी से मेरा टाइम व्यतीत हो जाएगा। तलाक के 5 साल बाद रितु और संगीता दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर दादर गए थे। वहाँ पर किसी से उन्हें मीटिंग करनी थी, तो मीटिंग करने के बाद उन दोनों को भूख लगती है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना एक होटल में जाकर खाना खाया जाए। उसके बाद संगीता और रितु दोनों उस होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर पेट भर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो बिल चुकाते हैं और वापस से अपनी गाड़ी में बैठकर उस होटल से निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी एक व्यक्ति जो कि कचरे में से खाना उठाकर खा रहा था, भिखारियों जैसी उसकी हालत थी और एकदम से रितु की कार के शीशे पर आ जाते हैं और उसे खटखटाने लगता है। इसके बाद रितु देखती है कि कोई भिखारी है, तो अपने पास से 50 का नोट निकालती है और उसे खिड़की से बाहर करने लगती है। लेकिन तभी वो भिखारी रितु से कहने लगता है कि मैडम बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे और कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मेरा पेट अच्छी तरह से भर सके। अब इस वजह को जैसे रितु सुनती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। यह आवाज़ उसे जानी पहचानी सी लगती है। तो उसके बाद रितु उस भिखारी के तरफ गौर से देखती है और गौर से देखने के बाद वो एकदम से उसे पहचान लेती है। उसे पहचानने के बाद रितु अपनी सहेली संगीता से कहती है कि ऐसा करो, तुम यहीं पे उतर जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे इसे कहीं पर लेकर जाना है। संगीता उसे उस व्यक्ति के बारे में पूछती है
तो वो उसे उस व्यक्ति के बारे में बता देती है। अब संगीता वहाँ पर उतर जाती है। रितु उस व्यक्ति को अपने साथ बैठा है जो कि फिलहाल की हालत में था। अपने साथ बैठाने के बाद वो उसको सिरा हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब को उसको दिखाती है। डॉक्टर साहब उसका चेकअप करते हैं और उसको दवाई लगाते हैं ताकि उसका शराब का नशा हल्का हो जाए और कुछ देर बाद उसके शराब का नशा उतर भी जाता है। अब वो जैसे ही अपने सामने रितु को देखता है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब रितु उसे रोता हुआ देखती है तो पहले तो चुप कराती है, कहती है कि पहले तो तुम चुप हो जाओ, उसके बाद कुछ बातें करेंगे। वो व्यक्ति भी चुप हो जाता है और चुप होने के बाद वो कहती है कि मंगेश, तुम यहाँ पर इस हालत में कैसे? तुम्हारा तो अच्छा खासा कारोबार था, ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर इस तरह से घूम रहे हो? अब उसके बाद जो मंगेश होता है वो एक बार फिर से मायूस हो जाता है और मायूसी की हालत में अपनी पूरी कहानी को बताने लगता है। वो बताता है कि रितु, जब तुमसे मेरा तलाक हो गया था तुमने तो मुझे कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी। जो मेरे दोस्त थे जिनके ऊपर मैंने तुमको तलाक दिया था, उन दोस्तों ने धीरे धीरे मुझे नशे का आदत बना दिया और इतना ज़्यादा आदत बना दिया कि मेरी सारी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से अपने नाम करवा लिया। मेरा जो कारोबार था उस सारों को भी ठप करा दिया और इसके बाद मेरी ये नौबत आ गई थी। मुझे इधर उधर भीख मांगकर खाना पड़ता है। अब शराब की लत मुझे लग चुकी थी तो मैं इधर उधर से पैसे मांग करता और पैसे मांगने के बाद उन पैसों से शराब पी लिया करता और ऐसे ही मैं भीख मांग मांग कर खाना खाया करता हूँ। अब इस बात को जैसे रितु सुनती है तो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नई नई अमीर बने हो और इसके बाद तुम्हारे दोस्त जो तुमसे जलते हैं वो तुम्हारे बिजनेस को ठप करवा देंगे और तुम्हें रूट पर ला देंगे, लेकिन तुमने मेरी बात उस दिन नहीं मानी थी। इस बात को सुनकर जो मंगेश होता है वो एक बार फिर से शर्मिंदा होता है और रितु से माफ़ी मांगने लगता है। इसके बाद रितु थोड़े दिनों तक वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करवाती है और ट्रीटमेंट करवाने के बाद जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो उसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी के खिलाफ केस डाल देती है, क्योंकि उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो करोड़ों की उसकी प्रॉपर्टी थी वो सारी प्रॉपर्टी गलत तरीके से उन लोगों ने हड़पी थी और इसी वजह से रितु ने उन लोगों के ऊपर केस डाल दिया था। अब कुछ दिनों तक केस चलता है। रितु की जान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास एक ब्रांड था जिस ब्रांड की वो मालकिन थी, तो सभी लोग उसको जाना पहचाना करते थे और इसी वजह से जो रितु होती है कुछ दिनों बाद उस केस को जीत जाती है और जीतने के बाद दोबारा से मंगेश को उस प्रॉपर्टी का मालिक बना देती है। मालिक बनाने के बाद उसको उसी धंधे को दोबारा से चालू करवा देती है और कहती है कि अब अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करना और ज़िंदगी में कभी भी शराब को दोबारा से मुंह मत लगाना। ऐसा कहकर रितु वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मंगेश रितु के पैरों में पड़ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि रितु, मुझे माफ़ कर दो और दोबारा से मुझसे शादी कर लो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था अपने दोस्तों की खातिर, लेकिन इन दोस्तों ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। और मंगेश कहता है कि अगर तुम चाहो तो ये पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो और उसके बाद मुझसे शादी कर लो। लेकिन तभी रितु कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास भी अच्छा कारोबार है। मैंने कपड़ों का कारोबार किया और वो कारोबार मेरा अच्छी तरह से चल रहा है। इसके बाद मंगेश और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, कहता है कि रितु, मुझे माफ़ कर दो और मुझसे दोबारा शादी कर लो। अब रितु भी सोचती है कि अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो दोबारा से शराब के नशे में पड़ जाएगा और दोबारा से इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो रितु मंगेश से कहती है कि ठीक है, हम दोनों शादी तो कर लेंगे, लेकिन अगर आज के बाद तुमने
कभी भी शराब को हाथ लगाया या मेरी कहीं बात को किसी को नहीं माना तो मैं फिर से तुमसे दूर चली जाऊंगी। इस बात को सुनकर मंगेश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपनी पत्नी रितु के सर पर हाथ रख के कसम खाता है। कहता है कि रितु, आज के बाद मैं शराब को सूंघा भी नहीं। इसके बाद रितु और मंगेश की दोबारा से शादी हो जाती है और यह बात जब दोनों के घर वालों को पता चलती है तो घर वाले बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि मंगेश के माता पिता ने भी मंगेश को कई बार समझाने की कोशिश की थी और कहा था कि बेटा अपनी पत्नी को इस तरह से तलाक नहीं दिया करते, लेकिन मंगेश के सर पर नई नई अमीरी का भूत सवार था और वो अपने दोस्तों के साथ शराब पिया करता था। इसी वजह से इसकी बुद्धि खराब हो गई थी। उसने अपने माता पिता की भी नहीं मानी थी और इसके बाद जब वो रोड पर चला गया था तो उसके माता पिता उसको देखकर बड़ा ही दुखी होते थे। लेकिन जब आज उनका बेटा दोबारा से उसी पत्नी से शादी कर चुका है तो वो लोग बड़े ही खुश होते हैं। रितु के माता पिता भी रितु के इस फैसले से बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि बेटी हो तो ऐसी हो जिसने एक पति को उसकी लाइन पर ला दिया और दोबारा से उसी से शादी कर ली। तो दोस्तों, यह थी कहानी रितु और मंगेश की, जो दोनों ने एक दूसरे से शादी किया और इसके बाद दोनों का तलाक हो गया और दोबारा से फिर से एक हो गए। अब क्या कहना चाहते हो रितु के बारे में? अब क्या कहना चाहते हो मंगेश के बारे में? अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख देना, लोगों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सके और अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई कर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।